ओजोन गैस क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होएगा, इसकी प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और स्ट्रक्चर क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, ओजोन। ठीक है, अब इससे पहले हमने बताओ क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था डाई ऑक्सीजन, इजंट इट, और सिंपल ऑक्साइड हमने पढ़ लिए थे। तो इसके बाद बताओ हमारे पास क्या नंबर होता है, ओजोन का। भाई थोड़ा मेरे ख्याल से आपने छोटी क्लासेस में ओजोन के बारे में वैसे भी सुन रखा होगा ना, कि ऊपर एक ओजोन लेयर है जो भाई एक तरह से अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है ना, सुना होगा ना अपने ओजोन लेयर का, इजंट इट। और जो भाई कई पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जिनसे वो ओजोन लेयर पे अगर बुरा असर पड़ता है, ओजोन लेयर ख़त्म होती है तो हमारी अर्थ को क्या होगा, नुकसान। तो जो अल्ट्रावायलेट रोशनी है वो अर्थ तक ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेगी और यहाँ पर जो लाइफ फॉर्म है उसको नुकसान कर सकती है, इजंट इट। आपने पढ़ा होगा ना, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ओजोन आखिरकार होती क्या है। तो हम ये देखते हैं भाई कि क्या होती ही है ओजोन। ओके, तो ओजोन क्या है भाई, पहली बात तो ये ऑक्सीजन की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म। मैंने क्या बताया था आपको भाई कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फर भी यहाँ पर क्या करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन भी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता होता है, क्योंकि ओ का एक तो क्या होता है डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में रहती है और एक वो कहाँ पर रहती है, ट्राई ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो डाई ऑक्सीजन को हम सिंपली ऑक्सीजन बोल देते हैं और ट्राई ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। ओके, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोसफियर एट सी लेवल। भाई सी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब अगर आपको देखा हो ना, लोअर लेवल पे आपको ओजोन नहीं मिलती, क्योंकि लोअर लेवल पे जो एयर का जो कंटेंट होता है वहाँ पर ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी और बाकी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है बात, लेकिन तकरीबन 20 किलोमीटर की हाइट पे, क्या यानी अगर आप ज़मीन से कितना ऊपर चले जाओगे, ज़मीन से नहीं बल्कि सी लेवल से, आपको पता है माउंट एवरेस्ट ज़मीन से कितना ऊपर है, बताओ। जहाँ तक मुझे याद 8,848 मीटर, यानी अगर सी लेवल देखें तो सी लेवल से माउंट एवरेस्ट तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर है। कितनी भाई, 9 किलोमीटर। यानी अगर सी लेवल से ऊपर जाए ना तो 9 किलोमीटर ऊपर आपको पहुंचना पड़ेगा, इजंट इट। लेकिन जो ये है ओजोन लेयर, ये बताओ इसकी लेयर कहाँ पर, तकरीबन 20 किलोमीटर पर इसकी क्या होती है, एक लेयर होती है, समझे बात। और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखो आपको पता है कि सूरज की जो लाइट होती है उसमें 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है उसको हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन अगर किसी लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रावायलेट लाइट उसको हम बोलते हैं। और ये अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, नुकसानदायक, इजंट इट। तो होता क्या है, अगर ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स धरती पे आ जाए ना, मतलब जितनी सन से निकल रही सारी हम तक पहुंच जाए, तो भाई इंसान को ये स्किन कैंसर कर सकती है। क्या, स्किन कैंसर। लेकिन क्या होता है, जो ओजोन लेयर है ये उस अल्ट्रावायलेट लाइट को रोक लेती है, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करती है। तो एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट धरती तक नहीं पहुंच पाती। अब बताओ क्या इसकी प्रिपरेशन, बताओ आप ओजोन को आप कैसे बनाओगे, अगर आपने यहाँ बनाना पड़ जाए इसको तो क्या हो जाएगा, ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू ए, मतलब बोलो भाई, सेलिएंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो वो तो क्या करेगा, ये तकरीबन 10% ऑक्सीजन को जितनी आप पास करोगे ना
उसमें से तकरीबन 10% क्या बन जाएगी हमारे पास, बोलो भाई, ओजोनाइज्ड। ये क्या है, डाइऑक्सीजन। ये मेरे पास क्या है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हीट लगती है 298 केल्विन के ऊपर। कितनी हीट लगती है इसमें, 142 किलो जूल पर मोल। यानी अगर आपने ओजोन का आपने 1 मोल बनाना है, कितना, तो 142 किलो जूल आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इजंट इट। अरे क्या बताओ भाई, तो अच्छा क्या हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं भाई, ठीक है। अरे बोलो भाई, नहीं है आपको, तो इसमें आपने भाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपने यूज करना पड़ता है टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज्ड। बोलो भाई, अगर ओजोन कंसंट्रेशन क्या है, आपको 10% से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको तो क्या चाहिएगा, ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन ए वेसल सराउंडिंग लिक्विड ऑक्सीजन। तो बैटरी मतलब क्या होता है कि मान लिया एक चैम्बर ने ओजोन बनाई, उसको फिर आप दूसरे में शामिल कर दो, दूसरे मतलब पहले चैम्बर में आपने क्या पास कर दी, O2, उसमें से फिर जो क्या बनी, जो क्या रिजल्टेंट, उसको आपने दूसरे में पास कर दिया, उसका जो क्या है प्रोडक्ट, उसको तीसरे में पास कर दो। उससे क्या हो जाएगा, हर एक स्टेप के अंदर क्या होगी, ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में आपको बताओ क्या मिल जाएगी, बताओ, प्योर लिक्विड ओजोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 101.1 केल्विन। अब आप ये बताओ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। डाइऑक्सीजन क्या थी, कलरलेस थी कि कलर्ड थी, डाइऑक्सीजन कलरलेस थी। लेकिन ये बताओ क्या होती है, बताओ, पेल ब्लू गैस। पेल ब्लू मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपको हल्का ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। डार्क ब्लू लिक्विड, मतलब गैस फॉर्म में क्या होगी पेल ब्लू, लिक्विड फॉर्म में क्या होगी डार्क ब्लू। और अगर आपने इसको भाई सॉलिड फॉर्म में कर दिया किस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉयलेट ब्लैक। ओके, और इसकी भाई एक खास स्मेल भी होती है, ठीक है, और स्मॉल कंसंट्रेशन में हमारे लिए हानिकारक भी नहीं होती। तो इसका भाई कलर ब्लू भी हो सकता है, डीप ब्लू हो सकता है, समझे बात। और थोड़ी अमाउंट में अगर ये है तो हमको इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर 1000 ppm, ppm क्या होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, क्या, अगर भाई एयर के इतने पार्ट्स, एयर के 10 लाख हिस्सों में से इसके हिस्से कितने हों, इसको बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। लेकिन अगर 100 पार्ट्स पर मिलियन से क्या हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए, तो ब्रीदिंग बिकम अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। यानी अगर 100 ppm से कंसंट्रेशन ज़्यादा पहुंच गई किसी एनवायरनमेंट में, और आप तब भी वहाँ पर हवा सांस लेने लग रहे हो, तो आपको दिक्कत है भाई, समझे बात। आपको सरदर्द और चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बात, नहीं आपको। अच्छा, ओजोन डाइऑक्सीजन से ओजोन आपने कैसे बनाई थी, हीट दे के बनाई है ना, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली क्या होती है, अनस्टेबल, यानी थर्मोडायनेमिकली इतनी स्टेबल नहीं होती भाई विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि भाई इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन लीड टू लिबरेशन ऑफ हीट, इसीलिए। बोलो भाई, अच्छा एक बात और, अगर ओजोन के मेरे पास 2 मोल हो, तो 3 O2 मेरे पास 2 O3 होंगे, तो टूटने पर क्या बनाएंगे ये 3 O2। तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती। 2 मोल से हमारे पास क्या बनने लग रहे हैं, 3 मोल, इजंट इट। तो 2 मोल से हमारे पास 3 मोल बनने लग रहे हैं, प्लस इसमें तो क्या होगा हमारे पास, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, हीट भी यहाँ पर निकलेगी। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं। तो इसकी लार्ज क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि आपको पता है भाई, मैंने आपको बताया था कि किसी का कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा जी क्या हो जाए हमारे पास, बताओ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है उसमें डेल्टा एस भी क्या होती है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच भी क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस अपने आप क्या आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे, नेगेटिव। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब बताओ,
इसका कन्वर्जन O2 में क्या है, स्पॉन्टेनियस। समझे बात। तो भाई हाई कंसंट्रेशन जो होंगी, इसीलिए ओजोन क्या होती है, कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। क्या ठीक है। और बताओ क्या हमारे पास, अच्छा बताओ, ड्यू टू इट्स इज विद इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ, बोलो भाई, नेसेंट ऑक्सीजन। ये अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है ये, क्योंकि बहुत जल्दी क्या सप्लाई कर सकती है, क्योंकि ओजोन बहुत जल्दी O2 में कन्वर्ट हो सकती है भाई, इसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत काम करती है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत जल्दी काम करती है। तो ओजोन की प्रेजेंस में कई सारी रिएक्शन करवाई जाती हैं, और उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो ना, तो उसको बोलते हैं ओजोनलेसिस। क्या बोलते हैं उसको, आप आगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका इसका खूब इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो O3 बताओ किस में टूट जाएगी, बताओ O3 को किस में तोड़ सकते हैं हम, O2 प्लस O में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक काम करो, बताओ अगर आपके पास क्या है, लेड सल्फाइड, इसमें आपने क्या मिला दिया, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। क्या बन जाएगा हमारे पास, लेड सल्फेट। तो यहाँ पर आपने तो क्या करो इसका, अच्छा हमारे पास आयोडीन है, H2 और क्या है, तो यहाँ पर तो क्या दिया हमारे पास, आयोडीन को आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज। क्या करोगे आप इसको, ऑक्सीडाइज को, अरे 2I नेगेटिव से, अगर I नेगेटिव क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, तो I नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन गया I नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन गया I, तो 2I एटम क्या बना लेंगे फिर I2। तो ये क्या यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रही क्या, बिल्कुल कर रही भाई। ठीक है। और अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर, हाँ ये मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। ठीक है। अच्छा एक बात और देखी गई है, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोवन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड, particularly nitric oxide, combine very rapidly with oxygen, and there is the possibility that nitrogen oxide emitted from the exhaust system of supersonic jet airplane might be slowing depleting of concentration of ozone। क्योंकि ये मानते हैं भाई, क्योंकि जो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड थे ना, उनमें एक कौन सा था हमारे पास, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये मानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या, और दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इजंट इट। देखो यहाँ पर NO2 और O2। अब इससे दिक्कत क्या है, अब जो सुपरसोनिक विमान हैं जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, क्या उनके एग्जॉस्ट से क्या निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। और ये लेयर भी कहाँ पर होती है, ऊपर होती है। तो जब एरोप्लेन चलते हैं, सुपरसोनिक जो प्लेन चलते हैं, तो उनके एग्जॉस्ट से NO निकलेगी, और वहाँ की वहाँ ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, डाई ऑक्सीजन, और NO2 क्या बना लेगी, उससे ऊपर जो ओजोन की लेयर है जो हमारे लिए एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, क्या उसका डिप्लीशन नहीं होगा। समझे बात भाई, एक तरह से ऊपर जो हमारे ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, क्या उसको ये इनसे खतरा नहीं है क्या, किससे, जो एरोप्लेन वगैरह है इनसे। समझे बात। तो इसके ऊपर भी इनको भाई रेगुलेट करने की सोच रहे हैं। ठीक है भाई, कि इनको कितनी ऊंचाई पे उड़ाना है भाई, और कई कंडीशन होती हैं। ठीक है। तो NO आगे मेरे पास ये अनदर थ्रेट टू ओजोन लेयर। ओके। अच्छा अब अगर हम बताओ क्या बात करें इसकी, बताओ अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। अच्छा और बताओ क्या होता है, आपको पता है जो स्प्रे होते हैं, क्या आपने स्प्रे वगैरह देखे होंगे ना, जो आप क्या बोलते हैं, मान लिया कोई बाइक का कोई टायर वगैरह उस पर क्रोम स्प्रे मारते हैं, या पेंट वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर एरोसोल इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, एरोसोल कंपाउंड। एरोसोल में आपको पता है क्या होते हैं, उसमें पढ़ा था सॉल्यूशंस में। तो जो एरोसोल स्प्रे होते हैं उनमें बताओ उसमें क्या होते हैं, उसमें फ्रियोन्स होते हैं, फ्रियोन्स उसमें कंपाउंड है। तो ये भी बताओ क्या करते हैं, ये जो फ्रियोन है, बोलो भाई, फ्रियोन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एरोसोल स्प्रे में और रेफ्रिजरेंट्स में। ये फ्रियोन भी किससे रिएक्ट कर सकते हैं, ओजोन के साथ, और इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ओजोन की स्ट्रक्चर की, तो वो बताओ कैसे आ जाएगी।
अगर मैं ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो मेरे पास एक ओ ये है, एक ओ मेरे पास ये है और एक ओ मेरे पास ये है। O3 में आपको बताऊं बेंट होता है, क्या होता है मेरे पास ये बेंट होता है। अब O के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताओ? हर एक के पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? 2 2 4 और 2 6, इजंट इट? और इसके पास भी तो क्या होते हैं? 2 2 4 5 और 6, और इसके पास भी क्या है? 2 2 4, बोलो भाई, 5 और 6, इजंट इट? तो ये मानते हैं कि एक तो यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड, और यहां बताओ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। है आपको? बोलो भाई। अरे ये क्या हो गया? नो नो नो, कैसे बना भैया? ठीक है, इसकी 6 के 6 पूरे करो। क्या करो? इसके 6 के 6 पूरे करो, 2 4 और 6। और ये जो था ना हमारे पास, ये यहाँ बताओ क्या बन गया हमारा? इनको बताएंगे कैसे होगा ये। तो एक तो यहाँ बताओ क्या हमारे पास ये, तो पहले तो इस ओ के हमारे पास 6 कैसे पूरे हो गए? तो 2 2 4 और 2 6 हो गए ना इसके, पक्का? और इसके भी तो क्या पूरे हो गए हमारे पास? 2 2 4 और 2 6। इसके पे क्या पूरे हो गए? 2 2 4 और 2 6, इजंट इट? मतलब भाई नहीं, अगर मैं टोटल देखूं, क्या देखूं मैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बताओ मेरे पास ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है? बताओ इसका मेरे पास ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है? कैसे? 2 2 4 2 6 और 2 ये हो गए 8, हो गया ना ये? इसका बताओ ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका भी क्या है? ऑक्टेट पूरा है। और इसका देखियो 2 2 4 2 6 और 2 8, इन सभी क्या पूरे हैं? ऑक्टेट। नजर है आपको? तो एक बारी बताओ क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 8। तो कभी तो ये क्या हो जाएगा? डबल, और ये क्या हो जाए? सिंगल। और एक क्या होता है? रेजोनेंस, मैंने आपको पढ़ाया था भाई। अब क्या हो जाए? अब इनमें से एक लोन पेयर कहाँ आ जाए? यहाँ पर। इनमें से लोन पेयर कहाँ पर आ जाए? डबल बॉन्ड। और उस टाइम पे बॉन्ड पेयर कहाँ चला जाए? यहाँ चला जाए। तो इसके पास क्या हो जाएंगे? 6, और इसके पास क्या हो जाएंगे? 4 लोन पेयर। तब ये क्या हो जाएगा? सिंगल। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? डबल। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है भाई, यहाँ तो हमने इसको समझ लिया, ठीक है, लेकिन इसकी ऑर्बिटल पिक्चर क्या होगी? अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज देखोगे, उपकार मुंह धोयो, आप इसका फॉर्मल चार्ज आप देखोगे तो वो बताओ क्या आएगा मेरे पास? इसका फॉर्मल चार्ज अभी भाई, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 2 और 2 4, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके ऊपर तो कोई फॉर्मल चार्ज होगा नहीं। ध्यान रखिए, ओजोन के मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन होता है। क्या होता है? आपको हो गया ऐसे, कैसे? ये ऐसे होता है। देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते होते हैं? बताओ कैसे निकालते होते हैं? अगर बॉन्ड को पूरी तरह क्या मान ले? कोवलेंट मान ले, तब निकलता है फॉर्मल चार्ज। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ। बॉन्ड को पूरी तरह कोवलेंट मान लो, या फिर आप फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करता? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग का आधा, वही होता होगा ना फॉर्मल चार्ज। तो ये बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? इसके वैलेंस कितने होते हैं? ओके 6 होते हैं वैलेंस, तो माइनस इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4, प्लस बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4, 4/2 कितना आएगा? 6। तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है? इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है ना। लेकिन इसका बताइए इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? इस ओ का ये बताओ क्या हो जाएगा? इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? इसके पास नॉन बॉन्डिंग सिर्फ 2 हैं, और बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4। ऑक्टेट तो पूरा है इसका, 2 4 6 और 8, लेकिन 8 में से 2 तो क्या है? नॉन बॉन्डिंग, और 6 क्या है? बॉन्डिंग। तो 6/2 करियो भाई, तो 2 तिया 6, तो 2 + 3 5 आ गया ना मेरे पास ये। तो 6 - 5 क्या आ गया? +1। यानी इस O के ऊपर क्या है? +1 का फॉर्मल चार्ज। और इसके ऊपर निकालियो, इसका बताओ क्या हो जाएगा? इसका -1 आ गया भाई। 2 2 4 और 2 2 2 4 2 6 हो गए, और एक इसमें से मानना पड़ेगा इसका,
बॉन्ड को पूरी तरह कोवेलेंट मानने पर 7 हो गए, तो 6 होने चाहिए थे, 7 हो गए, तो -1 हो गए ना। तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है, तो समझे बात कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ओवरऑल तो बेशक क्या होता है, न्यूट्रल। ओजोन का मॉलिक्यूल ओवरऑल तो बेशक क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन इसके अंदर क्या चार्ज सेपरेशन नहीं है आपको, इसके अंदर एक इंटरनल डाइपोल है +1 और -1 का, इजंट इट। ठीक है, थोड़ा इसको मैं भैया आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी इसको आपको बताने की ट्राई करूंगा। ओके, अच्छा इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं और भी प्रॉपर वे में बताना चाहूं तो इसको मैं कैसे बताऊंगा, बताओ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा दो फटाफट। अब समझे 11वीं क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े बिना इनको समझना मुश्किल क्यों है, नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ। आप क्या बोलोगे कि हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एटम। ये हमारा क्या है, सेंट्रल ऑक्सीजन। क्या हमारा ये, तो ये तो इसका हो गया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका और लिखो, किसका, ये इसका हो गया 2s2 2p4, सब का क्या है 2s2 2p4 है। इसका भी क्या है, इसका भी क्या है 2s2 2p4 होएगा, नहीं होएगा? तो ये तो कौन सा हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैंने कौन सा लिख दिया, मान ले वो, इसका मैं ये लिख दिया। ओके, अब बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग कैसे होगी, तो आपको साफ दिख रहा है भाई, इस O को, इस O के पास कितने हाफ फील्ड है, तो इसे कितने हाफ फील्ड चाहिए, इसको 2 हाफ फील्ड्स की भाई रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी भाई, पक्का होगी ना। तो 2 हाफ फील्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं है भाई, बिल्कुल है, इजंट इट, पक्का। ओके, तो इसने बताओ क्या किया भाई, तो इसने एक तो क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। ओके, इसके साथ तो इसका काम पूरा हो गया। इसने तो ये वो वाला ये हो गया, इसने सिंगल बॉन्ड ही बना लिया और साथ में पाई बॉन्ड ही बना लिया, मतलब ये सेंट्रल O का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कहां पर हो गया, सिग्मा बॉन्ड में, और ये तो इस O का तो केस पूरा हो गया ना। अब इस O के पास क्या बताओ, 2 हाफ फील्ड है। अब इस सेंट्रल एटम के पास को 2 हाफ फील्ड बचे क्या, तो क्या तरीका उपकार कि बॉन्ड बन जाए। अब या तो मैं इसको कहां प्रमोट करूं भाई, 3D में, ताकि ये भी क्या हो जाए हाफ फील्ड, और एक 3D में खाली हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए, ताकि इनका इनसे ओवरलैप करवाया जा सके। लेकिन दिक्कत क्या है, इसका 3D बहुत हाई एनर्जी का होगा, इसका 3D बहुत नहीं है उपकार आपको, क्योंकि आपको पता है 2p से भाई 2p से 3D प्रमोट करना बहुत खर्चा आ जाएगा। तो अब एक काम करो, क्यों ना इसको यहां पर प्रमोट कर दें, सॉरी डिमोट क्या कर दें, पेयर कर दें, क्या कर दें इसको। तो जो तीसरे वाला वो था ना, ये तो सेंट्रल O है, सेंट्रल O में कुछ नहीं होगा, सेंट्रल O के कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना नहीं है, वैसे रखो 2s2 2p4। और इस वाले का भी क्या रखो, बिल्कुल ऐसा ही रखो 2s2 2p4। फिर क्या करो, इससे क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, इससे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। लेकिन जो ये वाला O है ना, इसके लिए आप बताओ क्या करोगे, बताओ कैसे लिखोगे। 2s2 2p4 था ना जो, तो p4 में किस रूल को वॉयलेट कर दो, हुंड्स रूल को। किसको भाई, हंड्स रूल को वॉयलेट कर दो कि मैक्सिमम क्या ना बनाओ, मल्टीप्लिसिटी। नहीं है आपको, इनको यहाँ पर पेयर कर दो, तो खाली हो गया। खाली होती क्या हो गया, अब ये बताओ क्या मेरे पास फुल्ली फिल्ड, ये बताओ मेरे पास क्या एम्प्टी। और मैंने आपको बता रखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फुल्ली फिल्ड ओवरलैप करता है एम्प्टी के साथ, एम्प्टी फुल्ली फिल्ड के साथ, हाफ फील्ड के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटिव बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दिखा नहीं रखा, क्या दिखा नहीं रखा यहाँ पर ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप इसको प्रिसाइजली समझोगे, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा रखा है सारे कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूल्स को आप ना ही पढ़ रखा, आप इनको ट्रीट कर सकते हो भाई, नहीं है आपको समझ में। तो क्या हो जाए मेरे पास, यहां से यहाँ क्या बन जाए, डेटिव बॉन्ड। तो वास्तव में ये बॉन्ड क्या है, डेटिव। कौन सा बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड है। इसे देखो, इस O के पास 2 4 6, ये न्यू के न्यू रह गए 2 4 और 6, और तब भी इसने बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास सिर्फ क्या बचा बताओ भाई, एक लोन पेयर। ये भी कहाँ इस्तेमाल हो गया, ये 2 का इस्तेमाल हो गए डेटिव बॉन्ड में, ये कहाँ इस्तेमाल हो गया सिग्मा बॉन्ड में, ये कहाँ पाई बॉन्ड में। अब हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई, sp2। कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई मेरे पास, sp2 आ गई। मतलब इस O ने
अपना हाइब्रिड तो यहाँ कर दिया, नहीं आपको अपना हाफ फील्ड यहाँ कर दिया। अरे बोलो भाई, ये क्या इसका हाफ फील्ड और ये क्या इसका फुल्ली फील्ड। तो ये लोन पेयर तो कहाँ इस्तेमाल हो गया, ओ के एम्प्टी के साथ। ये कहाँ इस्तेमाल हो गया, दूसरे ओ के हाफ फील्ड के साथ। और जो ये था पे यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप, यहाँ कहाँ, इसका पी जेड कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, पाई बॉन्ड। ऐसे होता है ये, आसान है मुश्किल है। और सेम काम में इसको किस में ले लेता, डेटिव बॉन्ड में। इसे कहाँ ले लेता, सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो मेरे पास एक और क्या बन जाती, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में तो अगर एक ही स्ट्रक्चर में रहता तो यहाँ पर रेजोनेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। भी ध्यान रखिए, उन्होंने ये शो नहीं कर रखा, लेकिन ये डेटिव बॉन्ड है। क्या ये इसका एरो बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए इसका, नहीं आपको इसका एरो बनाना चाहिए ऐसे। समझ की बात ये, बताओ। तो कभी ये और कभी ये, अदरवाइज अगर ये ना होता, अगर क्या ना होता बताओ। मैं पढ़ा रहा था, इस पर मैं नजर आ रहा था ना, पक्की बात है, ओके। तो अगर ये क्या ना होता बताओ, ये रेजोनेंस ना होता, तो एक बॉन्ड डबल होता, एक बॉन्ड क्या होता, सिंगल। तो एक बॉन्ड शॉर्टर एक बॉन्ड लॉन्गर होता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ओजोन को स्टडी किया गया तो ये मालूम चलता है कि ओजोन में दोनों बॉन्ड्स, दोनों ओ बॉन्ड क्या है, सेम लेंथ के, यानी होना हो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हो रखा है। आ गया। अब बताओ क्या हमारे पास इसके यूज क्या है। इट इज यूज्ड एज, बोलो भाई, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट। बोलो भाई, पता ना जर्मिसाइड होते हैं, जर्म्स को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट, और वो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, स्टेरलाइजिंग वाटर। और वो तो क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल। बोलो भाई, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, इन सब को ब्लीच करने के लिए भाई। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भाई पोटेशियम परमैंगनेट की जो सिंथेसिस होती है उसके दौरान इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो मेरे ख्याल से आपको ओजोन का अच्छे से मालूम पड़ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।